गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज अपना टॉपिक है वर्क, पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्क, पावर, एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। पहले हम वर्क पावर डिस्कस करेंगे, उसके बाद सर्कुलर मोशन करेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन जो इस पर बनता है कि अगर आपको फोर्स दे दिया और डिस्प्लेसमेंट दे दिया तो वर्क डन कितना। तो फोर्स गिवन है अपने को, फोर्स अपने को गिवन है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर अलग तरह से गिवन है। क्या लिखा हुआ है? बॉडी इज मूविंग अ डिस्टेंस 10 मीटर अलोंग वाई एक्सिस। तो इसका अंदर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 10 मीटर, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? इट इज अलोंग वाई एक्सिस मींस जे कैप। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डॉट प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या है? x1 x2 y1 y2 z1 एंड z2। मतलब हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से और z को z से। तो देखो यहाँ पर कोई भी x कंपोनेंट नहीं है, तो x1 x2 का रिजल्ट 0 हो गया। y1 y2 ये 15 है और यहाँ पर दिया हुआ है कितना? 10। तो 15 इंटू 10 कितना हो गया? 150। ठीक है, और k कंपोनेंट भी नहीं है डिस्प्लेसमेंट में, 0। तो जो टोटल वर्क डन आएगा वो आ जाएगा 150 जूल के इक्वल, मतलब सेकंड आंसर। ये वर्क पर एनर्जी का बेसिक क्वेश्चन है। कांस्टेंट फोर्स गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो हम डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। तो देखो जब फोर्स कांस्टेंट होता है तो हम वर्क डन कैसे निकालते हैं? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अगर फोर्स वेरिएबल है तो वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अच्छा, एक बात है, इंटीग्रेशन आ रहा है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया अंडर द कर्व। ठीक, तो अब एरिया निकालना है तो एक चीज और ध्यान रखनी होती है, ये तो सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस पर है तो हमको ये वाला एरिया निकालना है। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, हमको एरिया कौन सा निकालना होता है? एक तो जो ग्राफ गिवन है वो, और कौन सा एक्सिस लेना होता है जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे इस वाले में फोर्स डॉट डीएस है, तो एरिया हमको ग्राफ बिटवीन ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट एक्सिस निकालना है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, हर जगह एप्लीकेबल है। तो इसका वर्क डन एरिया अंडर द कर्व है, तो वर्क निकालते हैं। पहले एक रेक्टेंगल है, 3 इंटू 3 9 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू, अब ये 3 to 6 बेस 3 है, हाइट 3 है, तो ये हो जाएगा 4.5। तो 9 प्लस 4.5 इज 13.5 जूल। ओके, सेकेंड आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको फोर्स का ग्राफ गिवन है तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के बीच में जो एरिया है वो उसके वर्क डन को इंडिकेट करता है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर फोर्स वेरिएबल गिवन है और डिस्प्लेसमेंट की रेंज गिवन है 4 से लेकर -2 मीटर तक। तो देखिए वर्क डन क्या होगा, अभी बताया था क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट और इसका इंटीग्रेट कर देंगे x1 टू x2, तो ये कितना है? -6x³ आई क्या, और डिस्प्लेसमेंट भी x डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटू dx 6x³ इंटू dx। ठीक है, ये आई कैप, जे कैप नहीं है, आई कैप है। ओके, तो 6x³ dx -6 x⁴ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x⁴/4। नाउ पुट लिमिट x इज इक्वल्स टू 4 to 2 मीटर। तो x1 यहाँ पर 4 है और x2 यहाँ पर कितना है? -2 मीटर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -3/2 अपर लिमिट -2⁴ लोअर लिमिट 4⁴ देन आंसर कम्स -3/2। माइनस का पावर 4 है, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो प्लस में ही हो जाएगा। 2⁴ 16 होता है और 4⁴
4 स्क्वायर 16 स्क्वायर 256, तो ये कितना हो जाएगा 256। तो आंसर हुआ -3/2 एंड दिस वन -240, माइनस माइनस कैंसिल, 120 इंटू 360 जूल। तो इसका वर्क डन कितना आ रहा है 360 जूल के इक्वल आ रहा है। जैसा जैसा उसमें बोला है हमने उसी फॉर्मेट में सॉल्व किया है इसको, ठीक है। नेक्स्ट, फिर एक और है, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन वेरीज विद वेलोसिटी f इज k by v where k is constant, work done by this force in time t is, देखो अगेन वही वर्क डन क्या होता है फोर्स डॉट dx, फोर्स कितना दिया हुआ है k by v। अच्छा अब देखो ये फंक्शन v का है लेकिन ये dx है, तो हमको पता है v क्या होता है dx by dt, तो dx को क्या लिख सकते हैं हम यहां पर v dt, v इज dx by dt, तो v क्या हो गया, सॉरी dx क्या हो गया v dt, v कैंसिल, k कांस्टेंट है इंटीग्रेशन ऑफ dt मतलब kt हो जाएगा, 0 से t में इंटीग्रेट करेंगे तो वही सेम t आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर वर्क डन होगा k इंटू टी के इक्वल। नेक्स्ट उस पर आते हैं क्वेश्चन पर, a rope is used to lower vertically a block of mass m by distance x with downward acceleration। देखो ये ब्लॉक है, इसका वेट mg, टेंशन t, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन गिवन है कितना g/2। तो ये टेंशन कितना होगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टेंशन कितना m इंटू जी माइनस ए, कितना टेंशन है m इंटू जी माइनस ए, या आप डायरेक्ट इक्वेशन भी लिख सकते हैं एम जी माइनस टी इज एम ए, ठीक है। तो इससे भी वही आएगा t इज इक्वल्स टू एम इंटू जी माइनस ए, एम इंटू जी माइनस g/2, तो कितना टेंशन है mg/2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नीचे शिफ्ट कर रहे हैं इसको x, तो टेंशन का डिस्प्लेसमेंट से एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय रो, तो टेंशन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड कॉस 180 डिग्री, तो माइनस टेंशन इंटू एक्स मतलब माइनस mgx/2, ये इसमें वर्क डन हो जाएगा, मतलब सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्क पार इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और इसके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आते, बन सकते हैं पर नीट में नहीं आते जनरली। पार्टिकल ऑफ मास मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ सिंगल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट दे दिया है 0 0 to 1 1, द इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3, द फाइनल स्पीड विल बी। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है ना वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है, तो यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है कि अगर किसी भी पार्टिकल पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस का अगर अपन वर्क डन का सम कर दें तो वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, मींस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऑल द में वेरिएबल भी शामिल है, कांस्टेंट भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है। मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस किसके इक्वल होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल के इक्वल होता है। ये एक तरह का ब्रह्मास्त्र है, इस चैप्टर में आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो पोजीशन वेक्टर फाइनल कितना है 1 1, मतलब 1 i कैप 1 j कैप, और इनिशियल 0 है, तो 1 i कैप प्लस 1 j कैप और इनिशियल 0 है, ठीक है। ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो वर्क डन कितना होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में x कंपोनेंट 1 है, फोर्स में 3 है, 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, 3 प्लस 3 6 जूल, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है इनिशियल स्पीड गिवन है 3, फाइनल स्पीड पूछा है, तो ये हो जाएगा हाफ m
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज वर्क डन हाफ। कितना मास गिवन है? 0.75 kg। v फाइंड करना है, इनिशियल स्पीड 3 गिवन है और ये वर्क डन 6 जूल के इक्वल है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो v स्क्वायर कितना आएगा? पहले तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 0.75। ठीक है, ये तो v स्क्वायर माइनस 9 कैलकुलेट हुआ है, ये -9 अदर साइड जाएगा तो +9 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0.75 इज 3/4, तो 4/3। ठीक है, 12 इंटू 4 48, 48/3 16, 16 प्लस 9 25 एंड अंडर रूट ऑफ 25 इज व्हाट? 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो स्पीड है वो कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकेंड फाइनल। ठीक है, मतलब हमने वर्क निकाला और वर्क निकालने के बाद वर्क एनर्जी थ्योरम से फाइनल स्पीड फाइंड कर लिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के मैसेज आए थे, सर क्लास में मज़ा नहीं आ रहा है। बेटा मज़ा लेने के लिए आपके पास यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं। टीचर को देख के थोड़ी मज़ा लेना है आपको। कपिल शर्मा का शो देखो या जो तुम्हें पसंद है वो देखो। ठीक है, तो यहाँ मज़ा नहीं आएगा तुमको। ठीक है, मज़ा 4 मई को आएगा जब एग्ज़ाम दोगे और मार्क्स अच्छे आएंगे तो। ठीक है, तो मज़ा लेने के लिए दूसरे चैनल है। ठीक है, अपन तो क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। टाइम की आपके पास कमी है, मेरे पास तो बहुत टाइम है। ठीक है ना? हाँ, फोर्स दे रखा है, वर्क डन बाय दिस फोर्स। अब देखो इसमें फोर्स के कंपोनेंट है एक्स वाई जेड। जब ऐसा कुछ दिया हो ना तो वर्क डन कैसे निकलता है? सुनो ध्यान से, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, यही होता है फॉर्मूला। और फोर्स के 3 कंपोनेंट है एक्स वाई जेड, ऐसे डिस्प्लेसमेंट के भी 3 हो जाएंगे, डी एक्स आई क्या, डी वाई जे क्या, डी जेड के क्या। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनेगा? x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो क्या होगा? इंटीग्रेशन 2x dx और x कोऑर्डिनेट 1 से लेके 3 तक चेंज हो रहा है। ठीक है, प्लस y कंपोनेंट 2 है, 2 dy और y कंपोनेंट चेंज हो रहा है 2 से लेके 6 तक, प्लस एफ जेड डी जेड, और एफ जेड कितना है? 3 जेड स्क्वायर डी जेड, और जेड कंपोनेंट चेंज हो रहा है 1 से लेके 3 से लेके 1 तक। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लेना है इसको। 2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे, प्लस ये 2 कांस्टेंट है, डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, लिमिट पुट कर देंगे, प्लस जेड क्यूब बाय 3, तो 3 कट गया, जेड क्यूब और लिमिट पुट कर देंगे 3 to 1। तो ये हो जाएगा 9 - 1 8, 6 - 2 4 इंटू 2 8, 1 क्यूब 1 एंड 3 क्यूब 27, 1 - 27 कितना होता है? -26। तो ये हो जाएगा -26। तो सॉल्व करोगे तो माइनस का 10 जूल हो गया। लेकिन अब मेरे को एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद आ रहा है, उस पर फोकस करते हैं, वो स्लाइड में नहीं है, अलग से बताएंगे आप। क्वेश्चन में गिवन है कि फोर्स का वैल्यू है कितना? -y i प्लस एक्स जे कैप। कितना वैल्यू है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्स कितना है? -y i प्लस एक्स जे कैप, ये फोर्स का वैल्यू है। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन है कि ये पार्टिकल है, ओरिजिन से पहले ए पॉइंट तक आता है अलोंग दिस पाथ a, 0, फिर ये y एक्सिस के पैरेलल जाता है b पॉइंट तक और इसके कोऑर्डिनेट है a, a। ठीक है, 2 पार्ट में वर्क कैलकुलेट होगा। ठीक, अब देखो यहां पर जब हम इसको o से a लेके जाएंगे तो देखना यहां पर ध्यान से, fx कितना है? -y i और fy कितना है? -x j कैप। क्वेश्चन में एक कांस्टेंट भी गिवन है। ठीक है, f है यहां पर एक्चुअल में
माइनस के टाइम्स ऑफ दिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इन दोनों पार्ट में वर्क कैलकुलेट करना है। जब ये अलोंग द एक्स डायरेक्शन जा रहा होगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट लिखा जाएगा dx आई क्या, और इस डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लेना है, fx। fx है कितना, माइनस के वाई, ठीक है ना, यहां पर माइनस के भी आएगा, ठीक है, मतलब ये के आएगा यहां पर, लिख देता हूं अलग से, इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं होनी चाहिए। fx कितना है, माइनस के वाई, और एफ वाई कितना है, माइनस के एक्स। ये कोई गलती से नहीं लिखा है, ओरिजिनल क्वेश्चन ही यही है, ठीक है। लेकिन अब आप इस चीज को देखो, जब ये ओ से ए जा रहा है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। वाई 0 है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0। क्यों, फोर्स के एक्स कंपोनेंट में वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, और इस वाले पाथ पर वाई 0 है। तो जब मैं ओ से ए का वर्क डन लिखूंगा तो फोर्स कौन सा वाला काम आएगा, एक्स वाला काम आएगा, कितना है, माइनस के वाई, और इस वाले पाथ में वाई कितना है, 0 है। ओ से ए में वाई कितना है, 0 है, तो फोर्स 0 हो गया, तो वर्क डन भी कितना हो गया, ओ से ए में 0, कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक। जब मैं लिखूंगा ए से बी, ए से बी में वाई कोऑर्डिनेट तो बढ़ रहा है dy, लेकिन x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है a, तो फोर्स कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, फोर्स है माइनस के एक्स माइनस के ए, ठीक है। अब वर्क डन कितना आएगा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, तो एफ वाई डी वाई लिखना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट फोर्स का कितना है, माइनस के ए, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट dy, और y कोऑर्डिनेट 0 से a चेंज हो रहा है। देखो यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y क्या है, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में y क्या है, 0। तो इस ट्रेजेक्ट्री में y की वैल्यू 0 से लेके कहां तक चेंज हो रही है, a तक, और x कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, a। इसके पैरेलल जा रहा है ना, a0 a1 a2 a3 a, तो x कोऑर्डिनेट फिक्स है। तो ये माइनस के कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y हो जाएगा, और y में इंटीग्रेशन की लिमिट लगा देते हैं 0 टू a, तो क्या आ गया ये, माइनस के ए स्क्वायर। तो टोटल वर्क डन कितना है, इस वाले पार्ट में तो वर्क डन 0 था, ठीक है, प्लस वर्क डन ए टू बी, तो 0 प्लस ये माइनस के स्क्वायर, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस के स्क्वायर। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग होने का रीजन इसमें यह है, फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट है वो वाई कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, और फोर्स का जो वाई कंपोनेंट है वो एक्स कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजिंग लगेगा, पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने लायक है। नेक्स्ट, अ फोर्स गिवन बाय द रिलेशन F is 8t एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, वो इनिशियली रेस्ट में, वर्क डन बताना है 2 सेकंड में, ठीक है। अच्छा, फोर्स दे दिया तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, भाई फोर्स डॉट dx होता है, ठीक है ना, पर यहां तो dx नहीं है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट dx, ठीक है। अब dx को कैसे लिखा जाए जिससे कि टाइम की फॉर्म में आ जाए, भाई ये तो 8t हो गया, ठीक है, तो dx को t की फॉर्म में लिखना इजी नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक दूसरा तरीका बताते हैं क्या करना होता है आपको। अगर कोई आइडिया नहीं लग रहा हो, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, इसके बहुत सारे मेथड हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है, लेकिन नहीं लग रहा हो तो एक चीज ध्यान रखें, वो होती है वर्क एनर्जी थ्योरम। इस वाले चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ब्रह्मास्त्र मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसको आप कंजर्वेटिव फोर्स में भी लगा सकते हैं, फोर्स अगर नॉन कंजर्वेटिव है तब भी लगा सकते हैं, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, किसी भी टाइप का है, फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, ग्रेविटी है, स्प्रिंग है, सोचने की जरूरत नहीं है कि एप्लीकेबल है या नहीं, ये हर जगह एप्लीकेबल है, ब्रह्मास्त्र है ये, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्या होता है, फोर्स अपॉन मास 8t में 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया
4t। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, नहीं। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियली एट रेस्ट है, तो ये मैंने 0 लिख दिया है, तो ये हो गया 4t dt। तो इसकी वेलोसिटी आ गई इंस्टेंटेनियस 4t²/2। ठीक है, 2 कट जाएगा, क्या आ गया 2t², ये वेलोसिटी आ गई इंस्टेंटेनियस। तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, तो अगर मैं टाइम को 0 पुट कर दूं तो इनिशियल वेलोसिटी 0। भैया ये तो डायरेक्ट गिवन ही है ना, इसमें हमको 2 सेकंड वाली चाहिए, तो फाइनल टाइम 2 सेकंड पुट किया, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइनल कितना हो जाएगा 2 × 2², 8 मीटर पर सेकंड। तो कोई क्वेश्चन में दिमाग ना लग रहा हो, पता ना चल रहा हो, तो ज़्यादा अच्छा है कि आप सारा ट्राई करें वेलोसिटी निकालने का, क्योंकि वेलोसिटी आने के बाद वर्क डन डायरेक्ट लिख सकते हैं हाफ m v² - u²। हाफ कितना भारी है, 2 kg का है, फाइनल स्पीड 8 है, इनिशियल 0 है, 8 का स्क्वायर होता है 64। तो कितना वर्क किया इसमें, 64 जूल के इक्वल वर्क डन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये VT ग्राफ दे रखा है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, मतलब वही ब्रह्मास्त्र लगेगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, जब 2 सेकंड हो जाएगा टाइम, तो वेलोसिटी कितनी है 0। देखो यहां पर वेलोसिटी कितनी है 0, और इनिशियल कितनी है 20 है। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब हाफ, कितना भारी है 2 किलोग्राम का है, फाइनल स्पीड 0 है, इनिशियल 20 है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो ये -400 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना वर्क डन आया, -400 जूल के इक्वल। ठीक है, अगले उस पर आते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u, थीटा एंगल पर थ्रो किया है ग्राउंड के साथ, हॉरिजॉन्टल रेंज r है, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द बॉडी फॉर इट्स कंप्लीट मोशन। देखो अननेसेसरी की बातें कर रहे हैं, यहां पर इनिशियल हाइट कितनी है 0, यहां पर फाइनल हाइट भी कितनी है 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा 0। ये पार्टिकल स्ट्रेट जाके आता तो हम लिखते हैं ना, जितना स्पीड से फेंकते हैं उतने स्पीड से वापस आता है। प्रोजेक्टाइल में भी तो यही बोलते हैं, जितना स्पीड से फेंकते हैं उतना ही स्पीड से आता है, जितना एंगल पर थ्रो करते हैं उतने ही एंगल पर आता है। ठीक है, दो तरीके हो गए। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस 0 है, लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन कौन से वर्क डन को, कौन से फोर्स के उसमें आता है, तो केवल ग्रेविटी तो लग रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा, या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। या एक तरीका ये भी है, जब ये ऊपर जा रहा है तो वर्क डन हो गया -mgh, नीचे आया +mgh, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया टोटल 0। या ऐसे बोल सकते हैं ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, क्लोज पाथ में वर्क डन 0 है, जमीन से फेंका जमीन पर आ गया तो क्लोज पाथ में वर्क डन 0 हो गया, ऐसा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। पार्टिकल है 100 ग्राम है, इस थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, स्पीड दे दिया 5, वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्टिकल गोज अप। अब देखो इस क्वेश्चन में एयर रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन 1D की तरह सॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा वर्क डन बाय ग्रेविटी बोला है, थ्रो किया हमने कितना स्पीड से 5 से, हमको पता है हाईएस्ट पॉइंट पर स्पीड कितना होता है 0, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, या वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होता है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस होता है हाफ m v² - u², हाफ m है 0.1 माइनस कितना स्पीड से थ्रो किया 5², 5² 25, 25 में 2 से कट किया 12.5, 0.1 से मल्टीप्लाई किया 1.25। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी इतना स्ट्राइक नहीं करता है, तो आप निकाल लीजिए कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, u² / 2g 1D का फॉर्मूला है,
अगर हम u स्पीड से थ्रो करते हैं स्ट्रेट अप तो कितना मैक्सिमम हाइट होता है u स्क्वायर बाय 2g। तो आप निकाल लीजिए 5 स्क्वायर बाय 2 इंटू जी 10, ठीक है। तो 25 में 20 से डिवाइड किया देन इट कम्स 1.25 मीटर, ये तो हाइट आ गया। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है, तो जब ये ऊपर जा रहा है ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो याद क्या रखना है, अपवर्ड मोशन में वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है माइनस mgh और डाउनवर्ड मोशन में कितना होता है प्लस mgh, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा माइनस mgh, m 0.1 है, g 10 है, h 1.25 है, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, पर वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा है तो ज्यादा अच्छा है आप इससे करें, ठीक है, क्योंकि ये तो टोटल वर्क डन है, इसमें एयर रेजिस्टेंस नहीं है ना, सिर्फ ग्रेविटी ही काम कर रहा है, तो टोटल वर्क डन ही वर्क डन बाय ग्रेविटी है, ठीक है। नेक्स्ट उस पर आते हैं। A chain of mass m, length l is held on frictionless table in such a way that 2l by 5 part is hanging below the edge of table. Find work done to pull the hanging part. देखो सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये टेबल है, ठीक है। इनिशियली सिचुएशन कुछ ऐसा है, कुछ पार्ट चेन का टेबल पर है और कुछ पार्ट हैंगिंग है, ठीक है। कितना हैंगिंग है, तो ये पोर्शन है 2l बाय 5, ठीक है। तो अगर इसका टोटल मास m है तो ये मास भी कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन 2m बाय 5, भाई मास लेंथ के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो 2/5 लेंथ है तो मास भी 2/5 है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मिड पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर होगा। तो अगर मैं इसको टेबल को रेफरेंस मान लूं, अब पूरी चेन को मैंने टेबल पर खींच लिया, ठीक है, पूरी चेन कहाँ गई है, अब ये टेबल के ऊपर आ गई है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर लिफ्ट हो गया है, h इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2l बाय 5, भैया मिड पॉइंट पर है ना, ठीक है। अब ये पूरी चेन टेबल पर आ गई है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर लिफ्ट हो गया है, हाफ ऑफ 2l बाय 5। तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल लिखना है, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखना है। तो यहां पर स्लोली लेकर आ रहे हैं, तो इंक्रीज इन पोटेंशियल प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक होता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी कितना होता है, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इस चेन को स्लोली लेकर आ रहे हैं, मतलब इनिशियल स्पीड भी 0 है और फाइनल स्पीड भी 0 है। तो देखो क्या होगा, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी 2m बाय 5 था मास इंटू जी, और कितना हाइट इंक्रीज हो रहा है, हाफ ऑफ 2l बाय 5, और काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो क्या आंसर आया, 2mgl बाय 25, ठीक है। कोई आंसर है, फर्स्ट आंसर, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 kg थ्रो अपवर्ड विद 20, it momently come to rest after attaining a height of 18 meter. How much energy is lost due to air friction? तो दो तरीके हैं, आप वर्क डन बाय एयर भी निकाल सकते हैं और एक काम और कर सकते हैं। कितना एनर्जी इनिशियल है, टोटल एनर्जी इनिशियल कितना है, भाई ग्राउंड पर है तो हाइट 0 है, और काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mu स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 1 इंटू 20 स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 200 जूल। ये इनिशियल एनर्जी है। फाइनल एनर्जी कितना है, मैक्सिमम हाइट पर काइनेटिक तो 0 हो जाएगा और पोटेंशियल हो जाएगा mgh, तो कितना हो गया, m कितना है 1, g अपने को पता है 10, हाइट जा रहा 18, तो 180 जूल। तो भैया लॉस कितना हो गया,
जब थ्रो किया था तो इसका मैकेनिकल एनर्जी था 200, और जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा तो कितना हो गया 180 जूल। ठीक है ना, तो लॉस कितना हो गया 20 जूल। यहां पर लॉस हो गया कितना 20 जूल। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और भी हो सकता था, क्या मेथड हो सकता था उस पर भी फोकस कर ले। मैंने बोला ब्रह्मास्त्र है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय एयर इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ब्रह्मास्त्र है, जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका वर्क डन अगर अपन ऐड कर दें तो चेंज इन काइनेटिक के इक्वल आता है, और चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है, अगर नीचे आता है तो प्लस mgh, ऊपर जा रहा है तो माइनस mgh, तो लिख देते हैं माइनस mgh। ठीक है, प्लस वर्क डन बाय एयर इक्वल्स टू काइनेटिक फाइनल कितना है, टॉप पर 0 है, इनिशियल कितना है हाफ m u स्क्वायर। तो वर्क डन बाय एयर कितना आया, देखो कितना आया माइनस का 200, ये माइनस 180 है, अदर साइड में प्लस 180 हो जाएगा, तो कितना हो गया माइनस 20 जूल। ठीक है, तो वर्क डन बाय एयर कितना है माइनस 20 जूल है। ठीक है, तो लॉस भी कितना होगा 20 जूल, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो भी वर्क करते हैं वो मैग्नीट्यूड एक्चुअल में लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होता है हमेशा। ठीक है, तो आप कैसे भी किसी भी मेथड से कर सकते हैं। नेक्स्ट, a body of mass m is dropped from height h on a sand floor. If the body penetrates x into the sand, the average resistance offered by the sand to the body. अच्छा, एक चीज समझ लीजिए, ये x सेंटीमीटर है तो ये h में गड़बड़ है, एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस, इसको करेक्ट कर देते हैं, x मीटर कर देते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो आपको उस h को भी सेंटीमीटर लिखना होगा और आंसर में भी चेंज करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया x मीटर, जिससे कि वो MKS में ही सॉल्व हो जाए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। देखो इधर ये सैंड है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया, इनिशियल स्पीड 0 थी, अंदर आया, फाइनल स्पीड अगेन कितनी हो गई 0 हो गई। ये हाइट h है और ये x है। ठीक है, तो वर्क डन लिखते हैं अपन। ठीक है ना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय दिस सैंड इज k फाइनल माइनस k इनिशियल। ठीक है, अब देखो ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, ग्रेविटी ने वर्क किया mg, टोटल कितना हाइट गिरा इसका h प्लस x, और सैंड ने कितना वर्क किया, तो वर्क डन बाय सैंड होगा, भाई सैंड तो रेजिस्टेंस का फोर्स लगाएगा ना F, लेकिन इस पोर्शन में लगाएगा केवल जहां सैंड है। ठीक है, तो वर्क डन बाय सैंड कितना आएगा, फोर्स अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इन सैंड डाउनवर्ड cos 180 डिग्री इज k फाइनल 0 k इनिशियल 0, जब छोड़ा था जब भी 0, जब जमीन पर पहुंचा तब भी 0। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ये कितना mg h प्लस x, ये cos 180 माइनस 1 है, अदर साइड में प्लस हो जाएगा प्लस fx, तो कितना रेजिस्टिव फोर्स लगा mg h प्लस x डिवाइडेड बाय x, तो आंसर हो गया mg इंटू 1 प्लस h बाय x। समझ में आ गया। अदरवाइज अगर ये x सेंटीमीटर में ही लिखते तो यहां पर h को 100h लिखना पड़ जाता। ठीक है ना, क्योंकि रेशियो है तो आप कैंसिल भी कर सकते। समझ में आ गया, तो सेम यूनिट में सॉल्व करना इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t लाइक दिस, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब देखो काइनेटिक एनर्जी से फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ रहा है 4t स्क्वायर के। ठीक है, तो हमको रिलेशन ही बताना है, तो ये पता चल रहा है v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर है, v प्रोपोर्शनल टू t है। ठीक है,
तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, dv बाई dt। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो 1 आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, लाइक सपोज वेलोसिटी है सम कांस्टेंट इनटू t, तो इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट हो जाएगा। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट। अदरवाइज एग्जैक्ट वैल्यू भी आप निकाल सकते थे फोर्स की। कैसे, यहां से v कितना आएगा, v आ जाएगा 8 t स्क्वायर बाय m का अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 8 बाय m इंटू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा dv बाई dt अंडर रूट 8 बाय m। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलेरेशन, मास इंटू अंडर रूट 8 बाय m, तो अंडर रूट में 8 इंटू m। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिलेशन ही पूछा है तो ये सिर्फ एनालिसिस से यही सॉल्व हो जाएगा, कांस्टेंट ले लेंगे बाकी सब। नेक्स्ट देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Object of mass m is sliding down a hill of arbitrary shape. After traveling a certain horizontal path, stop because of friction. The work done that a force must perform to return the object to its initial position along the same path. ठीक है, देखो यहां पर स्पीड कितना है, 0, यहां पर भी स्पीड कितना है, 0। तो पहले मैं लिखता हूं डाउनवर्ड मोशन को। ठीक है, डाउनवर्ड, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, नेगेटिव वर्क डन बाय ग्रेविटी। नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा प्लस mgh, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो गया, माइनस mgh। ठीक है, अब क्वेश्चन दूसरा है। अब इसमें क्या बोला, the work done that a force must perform to return the object to its initial position along the same path। अब मैं बात कर रहा हूं अपवर्ड मोशन की, मतलब B to A, यहां से लेके जा रहे हैं हम इसको B से A। ठीक है, अब A से B तो ये अपने आप आ गया था, मतलब फ्रिक्शन ग्रेविटी का इंटरनल मैटर हो गया था। अब यहां पर क्या है, अब यहां पर आपको कोई फोर्स लगाकर इसको लेके जाना है। ठीक है, तो वर्क डन बाय दैट फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, तीन एजेंसी हो गई ना। अब यहां पर देखो, जब इसको रिलीज किया तो ग्रेविटी की वजह से नीचे आया, फ्रिक्शन ने अपोज किया तो ग्रेविटी की वजह से जितना इसका मैकेनिकल एनर्जी बनना था, बढ़ना था, वो फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो गया। इसलिए इनिशियल स्पीड भी 0 है और फाइनल भी कितना है, 0 है। अब अपन नए उस पर आते हैं। दूसरा केस क्या है, B to A ले जाना है, तो अपने आप तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो कोई एजेंसी वर्क कर रही है, वही वर्क पूछा है, वर्क डन बाय दैट फोर्स। ठीक है, अपने आप नहीं जाएगा ना, ये लेके जाना है। तो तीन एजेंसी हो गई, वर्क डन बाय फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि हम धीरे धीरे लेके जा रहे हैं। वर्क डन बाय दैट फोर्स, अच्छा देखो ग्रेविटी में मैंने अभी बताया था, नीचे आते हैं तो प्लस mgh, ऊपर आते हैं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव, तो ये कितना, माइनस mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, भैया ये तो अभी भी वही है, जब ये नीचे आ रहा था तो फ्रिक्शन ऐसे लग रहा था, और जब ये ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन उसी पाथ में ऐसे लगेगा। ठीक है, इस पाथ में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक, पर लेकिन ये कितना हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, सेम होगा, माइनस mgh 0। तो वर्क डन बाय दैट एक्सटर्नल एजेंसी कितना हो गया, 2mgh के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Figure shows a smooth curved track terminating a smooth horizontal part. A spring constant given a 400 is attached at one end to the wedge fixed rigidly with the horizontal part. 40 gram mass is released from rest at height 4.9. Find the maximum compression of the spring. तो यहाँ तो सिंपल है,
ठीक है, इनिशियल स्पीड 0, और जब ये मैक्सिमम कंप्रेस करेगा उस पॉइंट पर भी स्पीड 0। ठीक है, तो सिंपल तरीका है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी नीचे आया है प्लस mgh, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ठीक, और k फाइनल भी 0 है, k इनिशियल भी 0 है। क्या लगाया मैंने, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा है मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं। वर्क डन बाय स्प्रिंग अगर पूछा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखते हैं, मतलब हाफ के x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। कभी भी वर्क डन बाय इंटरनल एजेंसी, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक, तो उसमें हमेशा क्या लिखते हैं हम, पोटेंशियल इनिशियल माइनस पोटेंशियल फाइनल। ठीक है, लेकिन वर्क डन जब भी एक्सटर्नल लिखते हैं तो ये होता है पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, तो ये हो जाएगा हाफ के x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो ये mgh किसके इक्वल है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां से एक्स नॉट आ जाएगा कितना, 2 mgh बाय k। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा एक्स नॉट। यहां पर एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, वो और बता देता हूं आपको। एक पार्टिकल है ए साइड से ऐसे स्लाइड करके आ रहा है, यहां पर फ्रिक्शन नहीं है, फिर ये हॉरिजॉन्टल में एंटर करता है ए से लेके आगे चल के बी पर रुक जाता है, ठीक है, बी पर स्टॉप हो जाता है। ये जो पोर्शन है ये पोर्शन फ्रिक्शनल है। ठीक है, म्यू जो है ए से बी उसमें कोई फ्रिक्शन है, सपोज ये डिस्टेंस है एल, ठीक है, एल लेंथ का ट्रैक है, ट्रैक आगे भी है और बी पर ये स्टॉप हो गया। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गया। यहां से हमने एक ब्लॉक को रिलीज किया, इनिशियल स्पीड 0, और जब ये बी पॉइंट पर पहुंचा तो फाइनल स्पीड कितनी हो गई, 0। वही सेम कॉन्सेप्ट, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है ना, वही सेम ब्रह्मास्त्र, वर्क टोटल हमेशा क्या लिखना है, के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक है, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, भाई नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, प्लस mgh। वर्क डन बाय फ्रिक्शन म्यू mg, फोर्स हॉरिजॉन्टल है तो फ्रिक्शन म्यू mg हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट l cos 180 इज 0। तो यहां पर एक कंडीशन आ गया, mgh किसके इक्वल है, म्यू mg l के, mg कैंसिल हो जाएगा, h गिवन है तो l निकाल सकते हैं, h और l गिवन है तो म्यू निकाल सकते हो, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, मतलब इस तरह की कंडीशन भी बन सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है तो आप इसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी लिख सकते हैं। मतलब यहां पर एक मेथड ये भी हो सकता था, टोटल एनर्जी इनिशियल इज टोटल एनर्जी फाइनल। इनिशियल कितना है, mgh पोटेंशियल है, काइनेटिक 0 है। फाइनल कितना है, जमीन पर आ गया, पोटेंशियल 0 है, लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है तो हाफ के एक्स स्क्वायर है, और काइनेटिक फिर 0 है, स्पीड तो 0, तो सेम आंसर आ जाएगा। इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को ये मेथड इजी लगता है, कुछ लोगों को ये इजी लगता है। ठीक है, एक्चुअल में इजी है या नहीं, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, ये मेथड कंडीशनली एप्लीकेबल है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगता है, फोर्सेस कैसे होने चाहिए, कंजर्वेटिव। ठीक है ना, तो अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हैं तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो मेथड है ये हो सकता है इसमें एक स्टेप ज्यादा है, लेकिन इसमें कोई कंफ्यूजन का काम नहीं है। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, कुछ भी होगा ना, ये सब जगह अप्लाई होगा, तो इसलिए इसको ब्रह्मास्त्र बोलते हैं अपन वर्क पावर का। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है,
वर्क एनर्जी थ्योरम एक्चुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, ग्राफ दिया हुआ है, इफ द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम 2 मीटर, ओके, रेस्ट 2 मीटर मतलब ये हो गया, तो इनिशियल पोटेंशियल कितना है 6, 5 मीटर पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड हो जाती है, सॉरी पोटेंशियल हो जाती है 2, तो ये पोटेंशियल इनिशियल हो गया, ये पोटेंशियल फाइनल हो गया। रेस्ट से रिलीज किया है तो इनिशियल स्पीड कितना 0, ठीक है। यहां पर फोर्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन ही केवल किसके लिए होता है, कंजर्वेटिव के लिए। किसी नॉन कंजर्वेटिव में आपने कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन नहीं देखा होगा, तो ये कंजर्वेटिव की बात कर रहा है, लिखा नहीं है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दिया है, मतलब कौन सा फील्ड हो गया, कंजर्वेटिव, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, कंजर्वेटिव में हम लगा सकते हैं पोटेंशियल इनिशियल, काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल फाइनल प्लस काइनेटिक फाइनल। अब पोटेंशियल इनिशियल कितना है 6, रेस्ट से रिलीज किया है 0 काइनेटिक है, पोटेंशियल फाइनल हो गया 2 और स्पीड हो गया हाफ mv², 6 - 2 4, हाफ कितना भारी है 1 kg का है, तो v हो जाएगा √8, मतलब 2√2, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग x0 to 2x0 is w, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग फ्रॉम 2x0 to 3x0। देखो वर्क डन का मतलब होता है, कभी भी वर्क डन पूछा है ना और मेंशन नहीं है कौन सा, तो इसका मतलब होता है कौन सा वर्क डन निकालना है आपको, एक्सटर्नल। और वर्क एक्सटर्नल अभी मैंने बताया था कितना होता है, हाफ के x2² माइनस हाफ के x1²। तो इसको हम दो केस में कर लेते हैं, W2/W1, हाफ के तो दोनों में कट ही जाएगा, x फाइनल कितना है 3 से 2, तो 3x02 माइनस 2x02 अपॉन हाफ के, पहले कितना था x0 to 2x0, तो 2x02 माइनस x02 मतलब 1, x02 कॉमन कैंसिल, 9 - 4 5 एंड 4 - 1 3, ठीक है। तो 5/3 टाइम्स ऑफ W1 हो जाएगा, मतलब फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पुली सिस्टम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 6 kg ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड। ये क्वेश्चन एक्चुअली न्यूटन्स लॉ प्लस 1D का ज्यादा है। कैसे, इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, m2 - m1g अपॉन m1 प्लस m2, मतलब भारी में से कम को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 - 4g अपॉन 6 + 4, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 आ गया। एक्सेलरेशन 2 है तो स्पीड कितना हो जाएगा 5 सेकंड के बाद में, v इज u + 80, एक्सेलरेशन 2 है, 5 टाइम बात कर रहे हैं, तो 5 × 2 10 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा इसका, तो इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv², 10 स्क्वायर 100 × 3 300। पर क्या इसको वर्क एनर्जी चैप्टर में भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 6g, कितना टेंशन लग रहा है T, तो पहले इस पर हम निकाल लेते हैं फोर्स नेट, ठीक है, 6g - T, और ये फोर्स जो वर्क करेगा 5 सेकेंड में वो इसकी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, आप इससे भी कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो एक और पॉइंट, एक देखो कितना खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन देखने में ना, डायग्राम से ऐसा होता है, नीट में इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो ट्राई नहीं करने का मन करता है ना। चलिए, पर क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट है नहीं, इजी है। एच हाइट से रिलीज किया और कितनी एच हाइट तक जाएगा यही पूछा है इसमें शायद, ठीक है, पढ़ लीजिए। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, लेंथ एल है, बिटवीन 2 इंक्लाइंड स्मूथ, पार्टिकल रिलीज फ्रॉम ए, कैपिटल एच हाइट से, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द पार्टिकल एट पॉइंट बी। तो जब ये बी पर पहुंचेगा
तब इसकी कितनी हाइट अटेंड की इसने वो बतानी है। तो देखो इनिशियल स्पीड 0 है, रिलीज किया था, फाइनल भी 0 है, तो टोटल वर्क डन कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो वर्क कौन कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड के फाइनल माइनस के इनिशियल। कितना हाइट से नीचे आया, कैपिटल एच। जब नीचे आता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो यहां लिख देते हैं प्लस mgh। ठीक है, अब इस पर देखते हैं, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है L और फ्रिक्शन इधर लगेगा कितना, म्यू mg। फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, बट हॉरिजॉन्टल प्लेन मीन्स नॉर्मल रिएक्शन इज mg। तो फ्रिक्शन का कितना वर्क, क्या फाइंड करना है, हाँ ठीक है, तो फ्रिक्शन का वर्क कितना आएगा, म्यू mg इंटू L इंटू कॉस 180 डिग्री। फिर ये ऊपर जा रहा है तो कितना, माइनस mgh, और ये टोटल 0 है। ठीक है, साइड चेंज करते हैं, mgh और ये माइनस म्यू mgl cos 180 माइनस 1 लिख दिया है, ये उस साइड जाएगा प्लस mgh हो जाएगा। हमको h फाइंड करना है स्मॉल, mg कैंसिल हो गया, तो h माइनस म्यू l के इक्वल आ रहा है। कोई आंसर है इधर, h माइनस म्यू l, कोई नहीं है। अगर इसमें से h कॉमन ले ले तो ये आएगा 1 माइनस म्यू l बाय एच। तो इसका आंसर है ना ये है, लेकिन यहां पर म्यू l बाय एच है, करेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Locomotive of mass m starts moving so that velocity varies with the line, this law, where k is constant, s is the distance covered, find the total work performed by all the forces acting on the locomotive for the first t second। ठीक है, फर्स्ट t सेकेंड। देखो v कितना होता है, ds बाय dt, और यहां पर कितना दिया है, k अंडर रूट एस, अंडर रूट मतलब पावर हाफ। साइड चेंज करते हैं, ठीक है, साइड चेंज किया, s का पावर माइनस हाफ ds किसके इक्वल आ रहा है, k dt के। ठीक है, क्या कर दिया इसको, अब मैंने इसको कर दिया इंटीग्रेट। ठीक है, s का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, के कांस्टेंट है, dt का इंडिकेशन t। ठीक है, तो यहां से आ गया अंडर रूट एस, अंडर रूट एस किसके इक्वल आ रहा है, के टी बाई 2 के। तो एस कितना आएगा, के स्क्वायर टी स्क्वायर बाय 4 के इक्वल आएगा। v निकाल लेते हैं, मैं फिर बोलता हूँ v क्यों निकाला, जब कोई आइडिया ना लगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने की कोशिश करें, तो k फाइनल माइनस k इनिशियल काम आ जाएगा। ठीक है, तो वही v होता है ds बाय डी टी, के स्क्वायर बाय 4 कांस्टेंट है, टी स्क्वायर का इंडिकेशन क्या होगा 2t, ये आ गया के स्क्वायर टी बाय 2, ये v आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट t सेकंड में कितना वर्क किया ये फाइंड करना है, तो वर्क डन हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो हाफ m कितना v है, के स्क्वायर टी बाय 2 होल स्क्वायर माइनस 0। अच्छा ये 0 क्यों लिख दिया, हमको बोला है 0 से t टाइम में, तो जब मैं इसमें 0 पुट करूंगा तो इनिशियल स्पीड कितनी आएगी 0। ठीक है, तो आंसर क्या आया, m के पावर 4 टी स्क्वायर बाय 8। कोई आंसर है ऐसा, m के पावर 4 टी स्क्वायर बाय 8। जब भी आइडिया ना लगे और वर्क डन पूछा हो तो आप कोशिश करें कि स्पीड निकाल लें किसी भी तरह से, देन यू कैन यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। अगला पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन गिवन है फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन फाइंड करना है। तो देखो ये एक फॉर्मूला जो होता है ना, ये 3 चैप्टर में काम में आता है। एक तो इस चैप्टर में आता है वर्क एनर्जी थ्योरम में, सेकंड टाइम ये यूज होता है ग्रेविटेशन में, थर्ड टाइम ये क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में।
तो आप लास्ट के 3-4 साल के पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन 2-3 बार दिखेगा, सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो क्वेश्चन में पूछा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फाइंड करना है। और अगर ये एनी जनरल कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये उस कंजर्वेटिव फोर्स में पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। समझ में आ गया? अब देखो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है। फोर्स को हम क्या लिखते हैं, माइनस डी यू बाय डी एक्स आई कैप प्लस डी यू बाय डी वाई जे कैप प्लस डी यू बाय डी जेड डेल यू बाय डेल जेड के कैप। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन से सॉल्व हो रहा है। सॉरी गलत लिख दिया, आई कैप, यहां पर आई कैप आएगा, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बोल दिया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3-3 चैप्टर में काम में आता है, हर चैप्टर में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो सब में क्या करना है, अगर फोर्स दिया है तो इंटीग्रेट करके पोटेंशियल एनर्जी निकलेगा। फोर्स गिवन है तो उसके पार्शियल डिफरेंशिएशन से पोटेंशियल एनर्जी गिवन है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन से फोर्स निकलेगा। पार्शियल डिफरेंशिएशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जब आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आप y और z को कांस्टेंट मानते हैं। सिमिलरली y के रेस्पेक्ट में जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो z और x को कांस्टेंट मानते हैं। एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, अगर ये फॉर्मूला फील्ड का होता E तो पोटेंशियल का E के साथ रिलेशन होता है और फोर्स का पोटेंशियल एनर्जी के साथ रिलेशन होता है, सिमिलर। ठीक है ना, सिमिलर पोटेंशियल रिलेशन होता है। अच्छा, इस पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 kg बॉडी एज इट मूव्स फ्रॉम रेस्ट along x axis while a variable force act on a 0 to 9 work done by the force। देखो अभी मैंने बताया था फोर्स डॉट dx, ये एरिया किसको बताता है, वर्क डन को बताता है। लेकिन यहां तो फोर्स का ग्राफ नहीं है, यहां तो किसका ग्राफ है, या तो एक्सेलरेशन का ग्राफ है। तो देखो अगर मैं इसको फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दूं तो भी ये वर्क डन है। तो ए डी एक्स का जो एरिया होगा वो किसको बताएगा, ये वर्क अपॉन मास को बताएगा, बस इतना ही तो डिफरेंस आएगा। अब 0 से 9 में इसका वर्क डन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका वर्क डन निकालते हैं पहले, और मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन आ जाएगा। ठीक है ना, क्या फाइंड करना है, वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी व्हेन इट रीचेज x इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, वर्क डन ही फाइंड करना फर्स्ट। तो अगर मैं इसको 0 से 4 मीटर के लिए अप्लाई करता हूं, 0 to 4 मीटर, वर्क डन कितना, मास इंटू एरिया। ठीक है ना, अब ये एरिया 0 से 4 में कितना है ये पता करना पड़ेगा। ये ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये रेक्टेंगल है 0 से 4 में, तो ये भी ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव एरिया है। ठीक है ना, तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब वर्क डन कितना हो गया, मास 2 kg है और ये एरिया कितना है। तो देखो ये तो हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 1 है 2 3 4, हाफ इंटू 1 इंटू और हाइट कितना है 6। ठीक, प्लस अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हो जाएगा 1 से 4 है ना 3, तो 3 इंटू 6 18। तो कितना वर्क डन आया, 18 प्लस 3 21, डबल किया तो 42। ठीक है ना, तो 42 जूल आ जाएगा। ऐसे ही अब आपको पूछा है 7, तो अब 7 तक का एरिया जब आप निकालोगे तो ये वाला एरिया नेगेटिव में आएगा और ये एरिया पॉजिटिव में आएगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो जहां तक का भी आपको वर्क डन पूछा है आप वहां तक का एरिया उसका कंसीडर कर लीजिए। और ध्यान रखिए एक्स एक्सिस से ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव और एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया नेगेटिव होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम हाइट एस एट अ सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 times ऑफ पोटेंशियल। देखो
काइनेटिक रेशो पोटेंशियल दे रखा है 3:1, तो हम बोले काइनेटिक कितना है 3/4 ऑफ टोटल, और टोटल कितना है 3/4 ऑफ mgh। ठीक है, पोटेंशियल कितना है, इसका रेशो 1 है, तो 1/4 ऑफ टोटल, 1/4 ऑफ mgh। ये h को ही s लिखा हुआ है, ठीक है ना, हम यहाँ इसको h ले लेते हैं, कन्वीनियंट रहेगा। तो उस पॉइंट पर हाइट कितना है, क्या क्या पूछा है, इसको पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिखते हैं, ये 1/4 ऑफ mg कैपिटल h है, 1/4 है ये, ठीक है ना। तो उस पॉइंट पर हाइट कितना हो गया h/4। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, h हाइट से ड्रॉप किया है, ठीक है, u 0 है, इस हाइट की बात कर रहे हैं, और इस हाइट पर काइनेटिक पोटेंशियल का रेशियो 3:1, ठीक है। तो ये तो पोटेंशियल आ गया, तो भैया उस पॉइंट पर काइनेटिक इतना है, तो इसको हाफ mv² से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सॉरी इक्वेट कर देते हैं, तो ये m कैंसिल, तो v कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे 3/2 gh अंडर रूट। तो s/4 हाइट है और 3gh, पता नहीं क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है, तो चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ हो रही है। पोटेंशियल काइनेटिक का रेशियो कितना है, कुछ मिस्टेक हो गया इसमें ना, देखते हैं। एट सर्टेन हाइट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, तो काइनेटिक पोटेंशियल का रेशियो 3:1 है, तो उस पॉइंट पर इसका काइनेटिक कितना होगा, यही पूछा है ना। अच्छा स्पीड पूछा है, स्पीड निकालते हैं, तो काइनेटिक कितना हो गया 3/4 ऑफ टोटल, और टोटल क्या है, टोटल है mgh। काइनेटिक क्या होता है हाफ mv², इट इज 3/4 ऑफ mgh, सेम ही तो आ रहा है 3gh/2, 3gh/2, ठीक है, कुछ मिस्टेक है आई थिंक, ये अंडर रूट ऐसे होगा ना, चेक कर लेते हैं। पोटेंशियल कितना है 1/4 ऑफ टोटल, पोटेंशियल हो गया mgh, इट इज 1/4 ऑफ mg कैपिटल h, तो वो हाइट कितना है h/4, कोई मिस्टेक नहीं था, आई थिंक ये अंडर रूट मिसिंग है इसमें, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक। अगला h हाइट से ड्रॉप किया है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, ओके, ऑन अ प्लेटफॉर्म फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग, प्लेटफॉर्म इज डिस्प्लेस। देखो यहाँ पर प्लेटफॉर्म का मास गिवन नहीं है, अगर प्लेटफॉर्म का मास गिवन होता तो पहले आपको लॉ ऑफ कोलिजन लगाकर कोलिजन के बाद वाला मास निकालना होता, क्योंकि कोलिजन के बाद में अगर ये इसके ऊपर स्टिक हो गया है तो एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा, लॉस होगा, इन इलास्टिक कोलिजन में एनर्जी का लॉस होता है। लेकिन प्लेटफॉर्म का मास नहीं दिया हुआ है, तो इसके मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, मतलब कोलिजन का लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। अब m ब्लॉक है, h हाइट से ड्रॉप किया है, बॉटम पर पहुंचता है, x डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट बताना, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज k फाइनल माइनस k इनिशियल, ड्रॉप किया था तब भी 0 और मैक्सिमम कंप्रेशन के टाइम पर भी 0। अब ग्रेविटी ने कितना वर्क किया प्लस mg h प्लस x, ठीक है ना, क्योंकि नीचे आ रहा है तो h प्लस एक्स, और स्प्रिंग का क्या, तो स्प्रिंग का होगा वर्क डन बाय स्प्रिंग है, मैंने अभी बोला था हाफ k x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर 0, तो ये आ गया mg इंटू एच प्लस एक्स इज हाफ k x स्क्वायर। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, यहां पर भी मैं आपको कंजर्वेशन से बता सकता हूं, क्योंकि यहां पर भी कोई नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन स्प्रिंग्स पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर आपको ये वाला थ्योरम लिखना आ गया तो आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी कर सकते थे,
लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन स्प्रिंग्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। उससे भी आ जाता mgh प्लस एक्स, हाइट कम हो रहा है और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर बढ़ रहा है। इससे भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, क्या फाइंड करना था? के। ओके, नेक्स्ट, particle is given power p which depends on position x as formula is given। देखो पार्टिकल बोला ना, तो इसका मास क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये हेल्प करेगा। और पावर का फॉर्मूला क्या है? के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पावर हो गया के एक्स स्क्वायर। ठीक, जब पार्टिकल दिया होता है तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सेलेरेशन। ठीक है, तो ये हो गया के एक्स स्क्वायर मास वेलोसिटी। अच्छा, एक्सेलेरेशन को क्या लिख सकते हैं? दो फॉर्मूले होते हैं ना एक्सेलेरेशन के, dv बाई dt भी होता है और v dv बाई ds भी होता है। यहां पर x है तो हमने इसको x ले लिया। ठीक है, dv बाई dx। अब साइड चेंज करते हैं तो k एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल आ रहा है? m v स्क्वायर dv के। ठीक है, वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन पूछा है तो यहां से इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड में। k कॉमन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3 प्लस m कॉमन, v स्क्वायर का रिलेशन v क्यूब बाय 3 इक्वल है सर। ठीक है, तो यहां से क्या आ रहा है रिलेशन? v प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, v प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है। चेक कर लेते हैं। पावर है कितना? के एक्स स्क्वायर। पावर हो गया फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन को हम लिख सकते हैं v dv बाई dx, तो dx इधर आ जाएगा तो k एक्स स्क्वायर dx किसके इक्वल आ रहा है? m v स्क्वायर dv के इक्वल आ रहा है। ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दिया तो यहां पर आ जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 और राइट साइड में आ जाएगा v क्यूब बाय 3। मतलब अल्टीमेटली दिस v प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, मतलब सेकंड आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, potential energy of particle in a force field is given। r is distance particle from the center field equilibrium। डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल बताना है इक्विलिब्रियम में। तो देखो फोर्स होता है कितना? माइनस डी यू बाई डी आर। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का मतलब फोर्स जीरो, तो माइनस डी यू बाई डी आर किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। डिफ्रेंशिएट करते हैं, ए कांस्टेंट है माइनस 3 आर टू द पावर एन माइनस 1, माइनस बी कांस्टेंट है माइनस 2 आर टू द पावर एन माइनस 1, जीरो के इक्वल है। माइनस माइनस प्लस 2b अपॉन आर क्यूब इज 3a अपॉन आर टू द पावर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3a बाय 2b के इक्वल। ठीक है, 3a बाय 2b के इक्वल। नेक्स्ट, अब देखो ट्रिकी क्वेश्चन है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल गिवन है ऑसिलेटिंग। एक्चुअल में क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम का है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी गिवन है मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपको कंजर्व करनी है। 36 जूल गिवन भी है। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इट इज गिवन 36। तो काइनेटिक कितना होगा? कि काइनेटिक इज 36 माइनस पोटेंशियल, और पोटेंशियल कितना है? 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको बताना है मैक्सिमम एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो एक तरीका तो मैक्सिमम मिनिमम है कि इसका डिफरेंशिएशन करें, जीरो करें। ठीक है, और फिर देखें कि इसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना आ रहा है। लेकिन दूसरा तरीका और भी है। पोटेंशियल एनर्जी है 20 प्लस
x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं हो सकता ना, तो होल स्क्वायर 0 होगा या पॉजिटिव होगा। तो हम बोलेंगे इस पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 20 प्लस 0, ठीक है। अरे होल स्क्वायर है ना, x माइनस 2 का स्क्वायर है और इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती। तो पोटेंशियल एनर्जी कम से कम कितनी हो सकती है? 20 जूल। तो काइनेटिक मैक्सिमम का मतलब ही क्या है? 36 माइनस पोटेंशियल मिनिमम, 36 माइनस पोटेंशियल मिनिमम, और काइनेटिक मैक्सिमम कितना आ गया? 16 जूल की, ठीक है। तो ट्रिकी क्वेश्चन है, होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये सर्कुलर मोशन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है ना, सही है, ठीक है। सर्कुलर मोशन वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब पार्टिकल इज रिवॉल्विंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। एंगुलर स्पीड गिवन है 12। If a constant angular acceleration is applied for 2 seconds, its angular velocity becomes 540 rpm। देखो यहां पर छोटा सा ऐसा ट्विस्ट किया हुआ है, ये तो रेडियन पर सेकंड में है, ठीक है ना, मतलब ये तो डायरेक्टली ओमेगा इनिशियल ही दिया हुआ है, ठीक। लेकिन ओमेगा फाइनल जो है वो एक्चुअल में ओमेगा नहीं है, 2 पाई एन है, वो फ्रीक्वेंसी है ना आरपीएम, तो क्या आएगा 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी कितना है? 540 बाय पाई। लेकिन ये रोटेशन पर मिनट है, तो हमको यहाँ पर डिवाइडेड बाय 60 सेकंड करना होगा। ये पाई से पाई कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 2 से 3 18 टाइम्स 18 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। अब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, तो कुछ नहीं है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बाय टाइम, 18 माइनस 12 बाय 2, ठीक है ना, सिंपल है। नेक्स्ट, अ पार्टिकल P is moving in a circle of radius A with uniform speed V. C is the center of circle, AB is the diameter. When passing through B, angular velocity of P about A and C. इसका डायग्राम मिसिंग है, बट आई थिंक ये इस तरह का डायग्राम है, ठीक है। ये P है, ये C है और ये A है। अब P पर इसका वेलोसिटी V है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ओमेगा लिखता हूं P पर विद रिस्पेक्ट टू A और ओमेगा P पर विद रिस्पेक्ट टू C, तो V टेंजेंशियल तो सेम है, लेकिन A के रेस्पेक्ट में इसका रेडियस 2r है और C के रेस्पेक्ट में इसका रेडियस r है। और अपने को पता है ओमेगा क्या होता है? V टेंजेंशियल बाय r, ठीक है ना। तो ये 1:2r है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट वन, आई थिंक यही डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a car wheel is rotated up to uniform angular acceleration about its axis. Initially velocity 0 है, θ1 रोटेट होता है 2 सेकेंड में। देखो ये 1D में भी क्वेश्चन बनता है कि अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, 2 सेकेंड में S1 डिस्प्लेसमेंट है, 2 से 4 सेकेंड में S2 डिस्प्लेसमेंट है, तो 0 से 4 में कितना होगा? S1 प्लस S2। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1D का क्वेश्चन है, S1 प्लस S2 अपॉन S1, दिस इज S1, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ A, 4 सेकेंड टोटल टाइम है, हाफ A 2 सेकेंड टोटल टाइम है, तो ये 4 आ रहा है, सॉल्व कर लेना, S1 बाय S2 कितना आ जाएगा? 1:3, ठीक है। तो ऐसे ही यहां पर लगा देंगे, θ1 कितना? हाफ अल्फा इंटू 2 स्क्वायर, और θ1 प्लस θ2 कितना? हाफ अल्फा इंटू 4 स्क्वायर, क्योंकि 0 से 4 का जब आप लिखेंगे तो टोटल θ1 प्लस θ2 लिखना होगा। अगर आप S1 S2 की इक्वेशन लिखेंगे ना, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी का जरूरत पड़ेगा। सो इट इज बेटर टू राइट इक्वेशन फ्रॉम 0 to 2 and 0 to 4 फॉर 1D as well as this chapter. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कर रहे हैं,
बेसिक इक्वेशंस होती हैं, 1D की तरह ही क्वेश्चन है। कार इज ट्रेवलिंग एट 20 ऑन अ सर्कुलर रोड, रेडियस गिवन है, इट इंक्रीजिंग इट्स स्पीड एट द रेट ऑफ 3, द एक्सेलरेशन। देखो सर्कुलर मोशन में दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक्सेलरेशन होता है, वो तो ए सेंट्रीपिटल होता है, एक वी होता है टेंजेंशियल, और जो इस वी को बढ़ा दे, इंक्रीज करे, इंक्रीज इन रेट ऑफ टेंजेंशियल स्पीड इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यहां पर ए टेंजेंशियल क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है डी बाई डी टी ऑफ स्पीड। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ स्पीड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर डायरेक्ट गिवन है इंक्रीजिंग इन स्पीड एट द रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए सेंटीमीटर उस पॉइंट पर वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा। हर पॉइंट पर ए सेंटीमीटर वी स्क्वायर बाय आर होता है, पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर वी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इस गिवन इंस्टेंट पर वी 20 है, तो 20 स्क्वायर, और रेडियस कितना है इसका 100 है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएगा। तो टोटल एक्सेलरेशन कितना हुआ, AC स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर √5। ठीक है, तो ये AC तो कितना है 4, 80 कितना है 3, V नहीं 80। ठीक है, 80 is 3। तो ये एंगल भी पूछ सकते हैं कि इसका टेंजेंट से कितना एंगल है, ये 4 है तो ये भी 4, तो ये एंगल 53 हो जाएगा, और ये 37। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते, एंगल भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q। तो देखो इधर विद रिस्पेक्ट टू Q इसको सॉल्व करना है, विद रिस्पेक्ट टू Q, समझो ध्यान से। इसको रिजॉल्व करते हैं तो इधर कितना आएगा 8 cos 30, दिस वन इज 8 cos 30, दिस वन इज 8 sin 30 मतलब 4। इसको रिजॉल्व करते हैं, 6 cos 30 एंड दिस वन 6 sin 30 3। ठीक है, तो P का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू Q लिख रहे हैं, तो देखो ये Q है, ये P है। विद रेस्पेक्ट टू Q का मतलब हम मान लेते हैं Q तो क्या हो गया रेस्ट पे, मतलब हम एक ऐसे फ्रेम में ओमेगा फाइंड कर रहे हैं जिसमें Q सेंटर है, रेस्ट में है। इस टाइम पर स्पीड कितना हो जाएगा 4 + 3 7। क्यों, अगर दो पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो V रिलेटिव कितना हो जाता है V1 + V2। तो देखो ये 4 इधर है, ये 4 ऊपर है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिलेटिव टेंजेंशियल स्पीड हो गया 7। तो ये तो हो गया 8 टेंजेंशियल किसका P का Q के रेस्पेक्ट में। ठीक है, और ये रेडियस कितना है, ये है 10 मीटर। तो विद रेस्पेक्ट टू Q ये पार्टिकल 90 डिग्री पर है, मतलब इस तरह से रोटेटिंग है, मतलब आउटवर्ड है। ओमेगा का डायरेक्शन क्या हो गया आउटवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज ना, आउटवर्ड। हमको ओमेगा बताना है, V टेंजेंशियल बाय R होता है, यहाँ पर V टेंजेंशियल रिलेटिव 7 है और R 10 है, तो कितना आ गया 0.7 मीटर पर सेकेंड, सॉरी रेडियन पर सेकेंड, एंड अलोंग एक्सेस परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगला भी ये वो एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। फाइंड रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड। देखो एट 3 सेकेंड व्हाट इज V 2t, 2 × 3 6। तो A सेंट्रीपिटल को ही A रेडियल बोलते हैं, मतलब रेडियस वाली डायरेक्शन में है। A सेंट्रीपिटल होता है V²/R, तो 6 स्क्वायर, एंड व्हाट इज रेडियस 30 सेंटीमीटर, मतलब 0.3 मीटर, तो 36 / 0.3, तो यह आ जाएगा कितना 120। ये तो है A सेंट्रीपिटल। और टेंजेंशियल क्या होता है, तो A टेंजेंशियल होता है dV/dt, 2 कांस्टेंट है, dt/dt 1, तो कितना आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो ट्राई करो इसको, क्वेश्चन को। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सॉरी 30 सेकंड। डन। देखो सर्कुलर मोशन में एम वी स्क्वायर बाय आर क्या होता है? एम वी स्क्वायर बाय आर कोई फोर्स नहीं है, ये फोर्स का रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो कंफ्यूजन होता है। अगर मैं बात करूं इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो इस पर फोर्स लग रहे हैं एम जी और टेंशन। एम वी स्क्वायर बाय आर फोर्स नहीं है, ठीक है ना। एम वी स्क्वायर बाय आर क्या है? ये सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स का रिक्वायरमेंट है टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर मैं इसको रिजोल्व करता हूं टी को, तो ये कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, ये कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। तो फोर्स तो टी और एम जी है, लेकिन रिजल्टेंट कितना है? अगर मैं टी और एम जी का वेक्टर सम करूं, नेट फोर्स लिखूं, तो क्या आएगा? एम वी स्क्वायर बाय आर के इक्वल। तो यही तो हम यही तो लिखते हैं, टी कॉस थीटा को एम जी से बैलेंस कर देते हैं, टी साइन थीटा सेंटर की तरफ लग रहा है, रिक्वायरमेंट सर्कुलर मोशन का फुलफिल कर रहा है, ठीक है। पर अगर पूछा जाए रियल फोर्स कौन से हैं, तो टेंशन और एम जी इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेज हैं, उनका रिजल्टेंट एम वी स्क्वायर बाय आर है। 3 पार्टिकल्स हैं m 2m 3m आर परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एज शोन, फाइंड मैक्सिमम ब्रेकिंग पॉसिबिलिटी। अच्छा, टेंशन सबसे ज्यादा किसको होगा? देखो यहां पर जो टेंशन है वो तो केवल इसको घुमाने का है, इस पॉइंट पर टेंशन इन दोनों को सर्कुलेट करने का है। ये जो स्ट्रिंग है ना, दिस स्ट्रिंग बियर टेंशन टू सर्कुलेट ऑल द 3 पार्टिकल्स, ओके। दैट्स व्हाई टेंशन मैक्सिमम यहां होगा और ब्रेक होने के चांसेस भी फर्स्ट स्ट्रिंग के सबसे ज्यादा हैं। पर यहां पर एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते थे, अगर इन तीनों स्ट्रिंग का लेंथ दे देते, मान लो एल है, मैं क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूं एक्चुअली, ठीक है। मतलब 3 पार्टिकल्स हैं m 2m 3m, m 2m 3m, और ये तीनों स्ट्रिंग का लेंथ l है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा? l, इसका रेडियस 2l, इसका रेडियस 3l, ठीक है। तो यहां पर तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था कि आपको यह बताना था कौन सी स्ट्रिंग सबसे ज्यादा चांसेस है टूटने के। तो जो सेंटर में स्ट्रिंग है उसके ऊपर सारा लोड है, सबसे ज्यादा टेंशन है, उसके ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को समझते हैं। ये एक एम मास है, एम मास, सॉरी 3m मास, 2m मास एंड m मास, इसका रेडियस r है, टेंशन T1 ले लेते, यहां पर टेंशन T2 है और इसका रेडियस है 2r 2l, सॉरी, ठीक है। और इसका रेडियस है R3 3l, ये भी l है। मतलब ये सारे स्ट्रिंग जो है ना 3 डिफरेंट, इन सबका लेंथ सेम है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि टेंशन कितना, तो आप डिफरेंट इक्वेशन भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये T3 जो है ना, ये क्या कर रहा है? T3 प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू 3m ओनली। देखो 3m पर केवल T3 लग रहा है ना एक्सटर्नल, तो T3 क्या हो गया? m ओमेगा स्क्वायर इंटू इट्स रेडियस, तो क्या आ गया? 9m ओमेगा स्क्वायर l, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर ये T2 निकालना है, ये वाला T2, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं, तो ये T2 एक्चुअल में इन दोनों को पुल कर रहा है। ये तो इंटरनल हो गया ना एक सिस्टम, तो इसको कौन पुल कर रहा है? T2। तो T2 क्या कर रहा है? T2 कर रहा है 2m वाले को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू इट्स रेडियस। और क्या कर रहा है? 3m वाले को भी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, 3m ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l।
तो T2 कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 प्लस 9 13 m ओमेगा स्क्वायर, वो L है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब क्या है L। अब अगर मैं तीनों को एक सिस्टम मान लेता हूं m m m, तो इनको कौन पुल कर रहा है, T1। तो T1 तीनों को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब m वाले को प्रोवाइड कर रहा है ओमेगा स्क्वायर L, प्लस 2m वाले को प्रोवाइड कर रहा है, प्लस 3m वाले को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया टेंशन, 4 प्लस 9 प्लस 1 14 m ओमेगा स्क्वायर L। तो रेशो पूछा है, तो T1 is to T2 is to T3 कितना आया, 1 is to 14 is to 13 is to 9। ठीक है, ये टेंशन है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप एक और तरीके से कर सकते थे, डायरेक्ट लेते T3 कितना 3m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 3l। इस पर नेट फोर्स लिखते तो T2 माइनस T3 लिखते, तो ये होता था 2m ओमेगा स्क्वायर इंटू इट्स रेडियस। इस पर सेपरेट इक्वेशन लिखते तो ये होता T1 माइनस T2 इज m ओमेगा स्क्वायर इंटू इट्स रेडियस। ओके, और ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं। अच्छा, अभी बता दिया मैंने आपको ना भाई, इसमें ये L 2L 3L है और ये M M M सेम दे रखा है। ठीक है, कर लोगे, मतलब वही हो गया। ये टेंशन 3 सेगमेंट है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो T1 तो सबको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, मतलब M ओमेगा स्क्वायर और इसका रेडियस L, प्लस M ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका रेडियस है 2L, प्लस M ओमेगा स्क्वायर इसका रेडियस है 3L। तो कितना हो गया, M ओमेगा स्क्वायर कॉमन 1L 2L 3L 6L। ठीक है, अगर हम T2 लिखते हैं, T2 तो T2 कितना आएगा, ये वाला टेंशन, ये आएगा M ओमेगा स्क्वायर इंटू, अच्छा गलती कर दिया हमने ना, ओके ओके, ये 2L नहीं है, इसका रेडियस कितना है 3L, 2L प्लस L, और ये टोटल रेडियस कितना है 6L है। समझ में आ गया मिस्टेक, ऐड करते हैं 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, ये कितना है 10L। ऐसे आप T2 निकालते हैं, M ओमेगा स्क्वायर L प्लस M ओमेगा स्क्वायर T2, ये वाला है M ओमेगा स्क्वायर इंटू 3L प्लस M ओमेगा स्क्वायर इंटू 6L। तो कितना आया, M ओमेगा स्क्वायर इंटू 9L। ठीक है, और T3 लिखते हैं, तो T3 तो केवल इसको सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है, M ओमेगा स्क्वायर इंटू 6L। इनका रेशियो लिखना है, वो सिमिलर है, पहले हमने क्वेश्चन किया ना। क्या आंसर आया, 10 9 एंड 6 या 6 9 10। ठीक है, सेगमेंट ऑर्डर अगर इधर लेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल है रिवॉल्विंग इन सर्कल, 1 मीटर रेडियस है, फ्रिक्शनलेस स्टेबल है, स्ट्रिंग इज पासिंग थ्रू अ होल O, 2m is attached to its end. If 2m is rest, इसका मतलब ये 2mg, ये टेंशन के इक्वल, यही टेंशन इसको पुल करेगा तो इसको सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हम लिखेंगे 2mg किसको बैलेंस कर रहा है, 2mg टेंशन के इक्वल है। ये टेंशन क्या कर रहा है, सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, तो ये 2mg m ओमेगा स्क्वायर, रेडियस कितना है इसका, रेडियस 1 मीटर, m कैंसिल, ओमेगा कितना हो गया अंडर रूट ऑफ 2g। ठीक है, अंडर रूट 20 के इक्वल आएगा अंडर रूट ऑफ 2g। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। स्मॉल बॉडी ऑफ मास m स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन फ्रॉम द टॉप ऑफ हेमिस्फीयर
At what height will the body be detached from the center of the hemisphere? देखो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, कहीं पर ये कंप्लीट स्फीयर होता है, कहीं स्मॉल स्फीयर होता है, हेमिस्फीयर होता है. देखो सिचुएशन ये अलग से कर लेते हैं क्योंकि कई क्वेश्चन बनेंगे. इनिशियल स्पीड 0 है, स्लाइड होकर एक सर्टेन पोजीशन पर पहुंचा और इसका स्पीड हो गया v. सपोज ये एंगल है थीटा, ये रेडियस है, ये रेडियस होगा तो ये कितना हो जाएगा r cos थीटा, और ये r cos थीटा है तो कितना हाइट फॉल होगा, तो ये हो जाएगा r माइनस r cos थीटा, मतलब r इंटू 1 माइनस cos थीटा, इतना हाइट गिरेगा. कुछ क्वेश्चन में थीटा विद वर्टिकल पूछ लेते हैं, कुछ में थीटा विद हॉरिजॉन्टल पूछ लेते हैं, कुछ में हाइट फ्रॉम द टॉप पूछ लेते हैं, कुछ में हाइट फ्रॉम द बेस पूछ लेते हैं. ठीक है ना. तो देखो ध्यान से, यहां पर ये जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो कौन कौन सा है वो देखते हैं. नॉर्मल रिएक्शन एन, mg डाउनवर्ड, अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा, इसका कंपोनेंट रिजॉल्व किया तो ये आ जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा. ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए. mg 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन बनेंगे, अभी बताता हूं कैसे. mg cos थीटा माइनस n कितना है, mv स्क्वायर बाय r. अब ये ब्लॉक हेमिस्फीयर की सरफेस से जंप कर गया है, डिटैच हो गया है, मतलब नो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस. सरफेस पर रहेगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना, सरफेस से जंप कर गया है, नॉर्मल रिएक्शन 0. तो एक इक्वेशन बन गया mg cos थीटा इज mv स्क्वायर बाय r. तो आप बोल सकते हैं v स्क्वायर इज rg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1. फिर फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो हम एक और इक्वेशन बना सकते हैं, डिक्रीज इन पोटेंशियल इज इंक्रीज इन काइनेटिक. अब पोटेंशियल कितना डिक्रीज हो रहा है, mgh. ठीक है, h क्या है, r इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. इट इज इंक्रीज इन काइनेटिक इज हाफ एम वी स्क्वायर. तो यहां से v स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये m कट गया तो 2rg इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. ये 2 इक्वेशन है, इनके बेसिस पर बहुत सारे रिजल्ट आएंगे, आपकी चॉइस है. आप चाहें तो कोई एक रिजल्ट रट भी सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, और अदर आंसर यू कैन राइट अकॉर्डिंगली. So if you equate equation 1 and 2, you will get what? Rg cos theta is 2rg 1 minus cos theta. Rg cancel. What is cos theta? 2 minus 2 cos theta. 2 minus 2 cos theta. So what is 3 cos theta? 2. So what is cos theta? 2/3. ठीक है, अब cos थीटा 2/3 है, एक आंसर तो ये हो गया. हाइट एंगल विद वर्टिकल कितना है, when this block jump from the hemispherical surface it is 2/3. okay, they can ask at what height from the top this particle detach or jump. h is r into 1 minus cos theta, so it is r/3. so it is better to learn this result, r/3. At what height traveling, after what height fall this block jump from the hemispherical surface. So learn this result, when it cover 1/3 from the top or 2/3 from the bottom, then it jump from the surface. If you learn this one, then you can write sin theta cos theta according to the geometry. It is comparatively easy to learn. Okay, if they ask angle with horizontal, then what? If it is r/3, then what about this one, 2r/3? If they ask this theta, that means they ask this theta. Okay, understood? This one is what, r. Suppose they ask angle with horizontal. Okay, suppose they ask this phi. So sin square phi is 1 minus sin phi is what, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. ठीक है ना,
तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा 2/3 साइन 5। तो लर्न क्या करना है, लर्न तो ज्यादा बेटर है, यही लर्न करना है, ठीक है। अदरवाइज एंगल विद वर्टिकल में कॉस थीटा आंसर 2/3 है, एंगल विद हॉरिजॉन्टल में साइन थीटा 2/3 है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और क्या पूछ सकते हैं, अच्छा एक और चीज पूछ सकते हैं, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। तो टेंजेंशियल फोर्स जी साइन थीटा है, ठीक है ना, जी साइन थीटा है। तो जी इंटू, अब साइन थीटा कितना, अगर कॉस थीटा 2/3 हो तो साइन थीटा होता है √1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये होता है ना। थीटा विद वर्टिकल, कोई मिस्टेक तो नहीं है, एम जी है, थीटा विद वर्टिकल लिया, ये थीटा होगा एम जी कॉस थीटा और ये एम जी साइन, ठीक, ओके। तो ए टेंजेंशियल कितना आया, 1 माइनस 4/9, तो 1 माइनस 4/9 क्या होगा 5/9, 9 का √3 और यहां पर आ जाएगा √5। तो ये इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अभी तक कोई क्वेश्चन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नहीं आया है, लेकिन याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी के दिया हुआ है पार्टिकल का AS², टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। देखो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर दिया है ना कहीं, हाँ, सर्कुलर मोशन में जब भी वो टोटल फोर्स पूछते हैं, इफ दे आस्क टोटल फोर्स, टोटल एक्सेलरेशन, सो रिमेंबर वन थिंग, two types of forces act in circular motion, one is centripetal, other one is tangential, so consider both centripetal as well as tangential। अच्छा देखो आगे चलते हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv², इट इज AS²। तो भैया v कितना है, इट इज √2a/m टाइम्स ऑफ s, ये v है। अच्छा A टेंजेंशियल कितना होगा, ए टेंजेंशियल होता है dv/dt, इसको डिफरेंशिएट करना है, √2a/m कांस्टेंट है, ds/dt v होता है, सो इट इज √2a/m इंटू v, और v आपको इधर से पुट करना है, व्हाट इज v, ये हो जाएगा √2a/m एंड v इज व्हाट, √2a/m इंटू s, ठीक है। तो कितना आ गया, रूट कट गया, 2as/m, ये A टेंजेंशियल है। तो F टेंजेंशियल क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास से मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा 2as, तो ये A टेंजेंशियल आया है। अच्छा F सेंटीपिटल क्या होता है, ये होता है mv²/r, ये mv², ये है 2as², तो mv²/r कितना हो जाएगा 2as²/r, समझ में आ गया। अब ये दो फोर्स है एंड वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज अलोंग द रेडियस एंड टेंजेंशियल इज परपेंडिकुलर, सो व्हाट इज नेट फोर्स, √fc² प्लस ft² मीन्स 2as²/r होल स्क्वायर प्लस, और कौन सा था 2as, ठीक है, इनका अंडर ले लेना, आंसर आ जाएगा सेकंड, आई थिंक सेकंड आ जाएगा। 2a कॉमन ले लेते हैं, s भी कॉमन ले लेते हैं, अच्छा नहीं 2a s कॉमन लिया, ओके ओके, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहां पर क्या आएगा, ये इट इज 2as, ओके, इसमें से 2as कॉमन लेना, स्क्वायर बाहर 2as आ जाएगा, अंदर यहाँ पर ये s/r का होल स्क्वायर बचेगा, मीन s²/r²। कैलकुलेशन अपने आप भी चेक कर सकते हो। मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच अ कार ड्राइवर मस्ट ट्रेवर्स अ फ्लैट कर्व रोड 150 मीटर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिस वन 0.6, अवॉइड स्किडिंग इज, देखो v जो होता है मैक्सिमम, ये होता है √μs/g, ठीक है ना, तो μs गिवन है 0.6, रेडियस है 150, g अपने को पता है 10, ठीक है, तो कितना हो गया, एक जीरो कैंसिल,
900 अंडर रूट इज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये फ्लैट रोड है। अगर ये साइक्लिस्ट का क्वेश्चन आता या बैंकिंग ऑफ ट्रैक का क्वेश्चन होता तो वहां पर ही ध्यान रखना है tan थीटा कितना, v स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सुपर हिट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। एच साइड से नीचे आ रहा है, कितना रेडियस में रोटेट होगा? तो देखो क्रिटिकल सर्कुलर मोशन में हम जानते हैं स्ट्रिंग वाले केस में, कौन सा केस है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग केस में बॉटम पॉइंट पर स्पीड u, टॉप पॉइंट पर स्पीड v, बॉटम पॉइंट पर टेंशन ta, टॉप पॉइंट पर टेंशन tb। ठीक है, तो यहां पर कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे टेंशन a पर कितना होता है, mu स्क्वायर बाय l प्लस mg, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 mg होती है। टॉप पॉइंट पर टेंशन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, मतलब ये डिफरेंस 6 mg है। u जो स्पीड है ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट 5 rg, और टॉप पॉइंट पर स्पीड होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट rg। ये हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग वाले केस में, क्योंकि स्ट्रिंग के स्लैग होकर गिरने का चांसेस होता है। नेक्स्ट आते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर। ये तो सिंपल है, इसमें इसका जरूरत नहीं था, डायरेक्ट लिख सकते थे। डिक्रीज इन पोटेंशियल इज इंक्रीज इन काइनेटिक। एच हाइट नीचे आ रहा है तो कितना पोटेंशियल कम होगा, mgh, और काइनेटिक कितना बढ़ जाएगा, हाफ mv स्क्वायर। तो 2gh कितना आ गया, v स्क्वायर आ गया, m कट गया। और बॉटम पॉइंट पर स्पीड एटलीस्ट अंडर रूट 5 rg होनी चाहिए, g भी कट गया तो r कितना आया, 2h बाय 5, या h कितना आया 5r बाय 2, या 5rd बाय 4। कई जगह पर रेडियस में रिलेशन पूछते हैं, कई जगह पर डायमीटर में पूछते हैं। तो h 5 गिवन है तो 5 पुट कर दीजिए, रेडियस 2 आ जाएगा। ठीक है, हाइट पुट कर दोगे रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस पुट करोगे हाइट निकाल सकते हो। कई जगह पर डायमीटर की टर्म में होता है तो रेडियस को d बाई 2 लिख सकते हैं, हाफ ऑफ डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल प्लस सर्कुलर का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो प्रोजेक्ट सर्कुलर मोशन का तो यही काम खत्म हो गया, क्रिटिकल वेलोसिटी बोला है, मतलब इसकी टॉप पॉइंट पर स्पीड कितनी है, अंडर रूट rg। तो क्वेश्चन ये मेनली प्रोजेक्टाइल का है। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री x डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड कितना है इसका, अंडर रूट rg, और हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं तो वर्टिकल स्पीड 0 होती है। प्रोजेक्टाइल ऐसे गिरता है, ये हाइट है, ये रेंज है। ठीक है, तो हाइट का क्या फॉर्मूला होता है कि भैया हाइट फॉल होने में कितना टाइम, हाफ gt स्क्वायर। तो कितने टाइम में गिर जाएगा, अंडर रूट 2h बाय g। इस वाले केस में ये डायामीटर है। ठीक है, ये टोटल हाइट कितनी है, डायमीटर के इक्वल 2l, l लिख देते ज्यादा अच्छा है। तो 2 अंडर रूट l बाय g, 4 का अंडर रूट 2 होता है। ये तो टाइम आ गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux इंटू टी लगता है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं होता है। ठीक है, तो हाफ ad स्क्वायर 0 है। तो कितना डिस्टेंस पर गिरेगा, x डायरेक्शन में स्पीड है अंडर रूट rg, और टाइम लगा है 2 इंटू अंडर रूट r बाय g। ठीक है, अंडर रूट g कट गया, कितना आ गया 2r। ये r में कंफ्यूज नहीं होना है, सॉरी, l ले लीजिए इसको, ये कितना है l। ठीक है, तो स्पीड कितना है ये, अंडर रूट l इंटू जी, और टाइम लगा है 2 इंटू अंडर रूट l बाय जी। तो क्या आंसर आया, 2l के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देखो ये है, यहां पर स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है ना, ये सर्कुलर ट्यूब है। तो अगर ये सर्कुलर ट्यूब हो या रॉड हो,
मतलब रॉड में और स्ट्रिंग में क्या डिफरेंस है? इफ वी रोटेट अ पार्टिकल विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, so we have to take the condition that tension never zero during the circular motion, okay, or just before reaching the top point tension must be non-zero. But in case of rod, भाई स्ट्रिंग तो स्लैक होके गिर सकता है पार्टिकल, लेकिन रॉड नहीं गिरेगी, तो यहाँ पर तो सिंपल कंजर्वेशन लगाना है, यहाँ से थ्रो किया, यहाँ पर पहुंचा, वी फाइनल जीरो हो गया, तो क्या आएगा? डिक्रीज इन काइनेटिक इज इंक्रीज इन पोटेंशियल। कितना काइनेटिक डिक्रीज हुआ? हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जीरो। कितना पोटेंशियल इंक्रीज हुआ? एम जी एच, लेकिन हाइट डायमीटर के इक्वल है, तो यू कितना आएगा? अंडर रूट 4rg। समझ में आ गया? तो रॉड वाले में ध्यान रखना है, अंडर रूट 5rg नहीं होता है, 5rg स्ट्रिंग वाले में होता है, रॉड में अंडर रूट 4rg है, क्योंकि रॉड स्लैक होके नहीं गिरेगा, ठीक है ना? ओके, तो ये स्पीड हो गया अंडर रूट 5rg के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ स्पीड एट पॉइंट ए बी सी पार्टिकल क्रॉसेस द टॉप मोस्ट पॉइंट सी ऑफ वर्टिकल सर्कल, क्रिटिकल स्पीड। तो देखो ये स्पीड ए पर मिनिमम कितना होता है? अंडर रूट 5rg। सी पर कितना होता है? अंडर रूट rg। इस पॉइंट पर कितना होता है? ये होता है अंडर रूट 3rg, ठीक है? तो इसका रेशियो पूछा है ना, तो अंडर रूट 5, अंडर रूट 3, अंडर रूट 1, मतलब आप यहां से यहां तक कंजर्वेशन लगा के भी सॉल्व कर सकते, ठीक है? ये था ना प्रीवियस में, देखो यहाँ 2r था, और अगर हॉरिजॉन्टल पे निकालना है तो ये r आएगा, मतलब ये mgr हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये नहीं है, प्रीवियस था, ठीक है? मतलब यहां से यहां तक कंजर्वेशन लगाओगे ना आप, तो इस पॉइंट का स्पीड आ जाएगा, और यहां से यहां तक कंजर्वेशन लगाओगे तो इस पॉइंट का स्पीड आ जाएगा, ठीक है? और लर्न भी कर सकते हो क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसे, ठीक है? रेशियो ऑफ स्पीड बताना है, वी ए वी बी वी सी, अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 एंड अंडर रूट 1, मतलब 1। नेक्स्ट, a stone 1 kg tied to a light inextensible string, length given at 10/3 in a circular path in a vertical plane, the ratio of t maximum to the t minimum is 4। देखो t maximum upon t minimum is 4, मतलब t maximum कितना है? 4 टाइम्स ऑफ t minimum है। तो अभी ये मैंने बताया भी था, और ये रिजल्ट भी आपको लर्न करना है। ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, ठीक है? ये टेंशन टी है, ये टेंशन टी बी। तो अभी बोला टी ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 mg एंड टी बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंस है ना टी ए माइनस टी बी, ये 6 mg के इक्वल होता है। लर्न करना इजी है क्योंकि अपने को पता है ये 6 mg है, 0 है, तो डिफरेंस 6 mg होगा। पर इसका एक और भी मतलब है कि अगर टेंशन यहाँ पर 10 mg है तो यहां पर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 4 mg, क्योंकि डिफरेंस 6 mg हमेशा मेंटेन रहेगा, ठीक है? तो टी ए माइनस टी mg 6 mg, वैल्यू पुट कर दो 4tb, ये तो देखा ही नहीं है, फाइंड क्या करना है? द स्पीड ऑफ स्टोन एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओके ओके, 4tb माइनस tb इज 6 mg, तो व्हाट इज tb? 2 mg। अब देखो ये जो B पॉइंट है, B पॉइंट पर वेलोसिटी v है, टेंशन डाउनवर्ड है, वेट भी डाउनवर्ड है, टेंशन कितना है? 2 mg है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स किसके इक्वल होता है? mv स्क्वायर बाय r के इक्वल होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स यहां कितना है? टेंशन भी डाउनवर्ड, mg भी डाउनवर्ड, मतलब 3 mg है, ठीक है? और ये किसके इक्वल है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो v कितना आ गया? तो v आ जाएगा अंडर रूट 3rg। तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है टॉप पॉइंट पर? अंडर रूट 3rg, ठीक है? वैल्यू गिवन है, रेडियस 10/3 पुट कर दीजिए, 3 कट जाएगा,
जी 10 है, 100 हो जाएगा, 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ अब ये देखो, यहाँ पर है ना एक क्वेश्चन और बनता है, मैं वो भी बता देता हूँ। 3 तरह के रोड है, एक प्लेन, एक ही अंडर ब्रिज होता है और एक ही ओवर ब्रिज होता है, ठीक है ना। इसको तो बोलते हैं प्लेन रोड। ये नया क्वेश्चन है, मतलब इससे रिलेटेड है इसलिए बता दिया, अलग क्वेश्चन है ये प्लेन रोड है, ये अब अंडर ब्रिज नहीं बोला, अंडर पास, जहां पर ओवर ब्रिज नहीं बने होते हैं ना, कहीं रेलवे का है तो नीचे से जा रहे हैं, या गांव साइड में से रोड होते हैं जो कोई रिवर का लेवल ऊपर है और रोड ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा भी होता है कई जगह पर। तो ये रोड है प्लेन, दिस वन लाइक अंडर पास, दिस वन इज नॉर्मल ओवर ब्रिज। एट दिस पॉइंट नो सेंट्रीपिटल फोर्स, ए पॉइंट weight downward, normal reaction upward. At this point, normal reaction upward, weight downward और center भी upward है, upper side है, means for this road normal reaction always upward, weight always downward, but center here. Okay, net force towards center is centripetal force. So here what, at B point it is mg plus mv square by r. कैसे लिखेंगे, लिसन केयरफुली। फोर्स सेंटर की तरफ लिखना होता है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन एट टुवर्ड सेंटर माइनस mg नेट फोर्स mv स्क्वायर बाय r. So what is normal reaction at B? It is mg plus mv square by r. Here no circular motion, so what is normal reaction at A? It is mg. Okay, in this case what is normal reaction, तो हम लिखते हैं mg minus nc is mv square by r. So what is nc? mg minus mv square by r. So learn what? अच्छा देखो, कहीं भी आपका स्कूटर स्कूटी कभी भी स्पीड ब्रेकर से जंप लेता है तो टेक ऑफ कर जाता है, दैट मीन्स एट नॉर्मल रिएक्शन इज मिनिमम, एट द टॉप ऑफ स्पीड ब्रेकर नॉर्मल रिएक्शन बिकम्स मिनिमम. तो सिंपल थिंग, in which case normal reaction minimum? C case. So in which case normal reaction maximum? B case. अरे ऐसा रोड होगा तो टेक ऑफ ही नहीं कर सकता है वो ना, ठीक है. तो नॉर्मल रिएक्शन इस केस में ये वाला नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम, दिस वन मैक्सिमम. ओके, तो आंसर क्वेश्चन ऐसा बनता है, n at B greater than n at A greater than n at C. ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन पर आ जाता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है. अब इस पर आ जाते हैं. यहां अगर आप देखोगे तो इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है, ठीक है. ओवर ब्रिज है तो नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है? mg माइनस mv स्क्वायर बाय r. अब जहां पर रेडियस लेस होगा वहां पर mv स्क्वायर बाय r क्या होगा? मोर होगा. तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? लेस होगा. समझ में आ गया? कैसे, दोबारा बोलता हूं. इफ रेडियस इज लेस देन mv स्क्वायर बाय r इज मोर. सब्ट्रैक्ट मोर सो रिमेनिंग लेस. अच्छा एक बताओ, अगर एक नॉर्मल साइज का स्पीड ब्रेकर है, सॉरी ओवर ब्रिज है, नॉर्मल साइज का ओवर ब्रिज है और एक स्पीड ब्रेकर है, तो कहां से टेक ऑफ के चांसेस ज्यादा हैं? ये स्पीड ब्रेकर पर. क्यों? स्पीड ब्रेकर पर रेडियस कम है, रेडियस कम है इसलिए नॉर्मल रिएक्शन मिनिमम है, ठीक है. इसलिए व्हीकल जनरली स्पीड ब्रेकर्स पर जंप कर जाते हैं, ओवर ब्रिज पर नहीं करते हैं, ठीक है. ओवर ब्रिज का रेडियस ज्यादा है, रेडियस ज्यादा होगा तो ये सब्ट्रैक्ट अमाउंट लेस होगा, सब्ट्रैक्ट लेस होगा दैट मीन्स टोटल नॉर्मल रिएक्शन मोर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A particle mass m is moving in circular path, constant radius है, centripetal acceleration given है. क्या फाइंड करना है? पावर डिलीवर्ड बाय टू द पार्टिकल. अब आपके दिमाग में जीरो आएगा, लेकिन पावर और वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो होता है. क्या जीरो होता है?
work done and power delivered by centripetal force is जीरो। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन का या मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल के मोशन में कॉमन क्वेश्चन है। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होता है, एंगल 90 डिग्री है, तो पावर हो गया एफ सी डॉट वी और ये जीरो आ जाएगा, रीजन cos 90 जीरो, दैट्स व्हाई वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स और पावर डिलीवर्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो यहां पर आपको जीरो स्ट्राइक करेगा, लेकिन मैंने पहले भी बोला आपको जब भी सर्कुलर मोशन की बात आए तो हमेशा ध्यान रखो दो टाइप के फोर्स हो सकते हैं। वन फोर्स इज टुवर्ड द सेंटर कॉल्ड सेंट्रीपिटल, other one is called tangential. Okay, so always consider both. Now come to the question, what is AC? V square by R. What is given? K square R T square. So what is V square? It is K square R square T square. तो tangential speed कितना आ गया? KRT. What is tangential acceleration? Speed, time rate of change of speed is called tangential acceleration, dt by dt1. What is force? Tangential, mass into tangential acceleration, mkr. तो भैया ये तो हो गया टेंजेंशियल फोर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है पावर, तो टोटल पावर डिलीवर्ड कितनी होगी? पावर बाय टेंजेंशियल फोर्स प्लस पावर बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन पावर बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है? जीरो। So total power delivered is power given by the tangential force. Okay, so force tangential, tangential direction में, velocity tangential direction में, तो cos जीरो आ जाएगा, because in this direction force tangential as well as velocity tangential, तो थीटा इज 0 डिग्री, cos जीरो। कितना tangential force है? mkr. What is tangential speed? This one is tangential speed, krt. Very important question. M k square r square t square. Understood? Okay. Okay. Okay, bye. All the best.